students, welcome to ViaSpeed. Now in this lecture I am going to explain you about the program evaluation review technique PERT. In last lecture I have explained you about the introduction of network analysis, in which I explained some definitions, meaning of PERT and CPM, and in next lecture explained the critical path method, how to find the critical path of a project. And now in this I am going to explain you the program evaluation review technique. So in PERT, program evaluation review technique, we have three time estimates, that is first optimistic time, most likely time and pessimistic time. PERT के अंदर हमें तीन तरह के टाइम दिए गए होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वो टाइम होता है जो एक नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन के अंदर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए चाहिए होता है, जिसे हम TO से डिनोट करते हैं। मोस्ट लाइकली टाइम वो होता है जो नॉर्मल कंडीशंस में कम से कम मिनिमम टाइम जो उसको चाहिए रिक्वायर्ड एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए, उसे हम मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं, TM से डिनोट किया जाता है। और पेसिमिस्टिक टाइम वो होता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी अंडर एडवर्स कंडीशन। जब एडवर्स कंडीशन हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा हमें कितना टाइम चाहिएगा, उसे हम पेसिमिस्टिक टाइम TP से डिनोट करते हैं। नाउ इन तीनों टाइम से हमें एक एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना होता है, विच इज नोन एज TE। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें फेवरेबल फेवरेबल देखते हुए, अनफेवरेबल देखते हुए, कि कितना एक एक्सपेक्टेड टाइम हम लेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और उस कंप्लीट करने के लिए उस प्रोजेक्ट को फॉर्मूला होता है TE इक्वल्स टू TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6, जिसमें TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM मोस्ट लाइकली टाइम, TP पेसिमिस्टिक टाइम और TE एक्सपेक्टेड टाइम है ये। तो जब भी कोई PERT का क्वेश्चन होगा तो हमें तीन टाइम दिए गए होंगे, TO, TM और TP, और इन तीनों की हेल्प से अपन इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द थ्री टाइम एस्टिमेट्स ऑफ एन एक्टिविटी फॉलोइंग कैन बी कंप्यूटेड। अब इन तीनों से जो भी PERT का क्वेश्चन होगा उसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, प्रोबेबिलिटी। नाउ वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। किसी भी एक्टिविटी की अगर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से होगा TP माइनस TO अपॉन 6 का होल स्क्वायर। TP पेसिमिस्टिक टाइम और TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इन दोनों टाइम की हेल्प से अपन किसी भी एक्टिविटी का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। नाउ फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा TP अपॉन TO, TP माइनस TO अपॉन 6। TP पेसिमिस्टिक टाइम और TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट सम ऑफ वेरिएंसेस ऑफ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पर जो एक्टिविटीज हैं उनके वेरिएंस की टोटल का हम अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। नाउ एक आता है कि PERT के अंदर प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड होती हैं। तो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए जैसे आपने निकाला क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ जो है वो आपका 26 वीक्स है या 30 डेज है या 35 डेज है। तो अब आपसे वो पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 26 डेज है तो वो 22 डेज में हो जाएगा या 30 डेज में होगा। तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज वो आपको क्वेश्चन में पूछता है। तो जब भी ऐसी प्रोबेबिलिटीज पूछता है तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज लेते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू x माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें x बार हमारा क्रिटिकल पाथ होता है और x हमसे जो पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी गई है उसे हम x कहते हैं। अभी आगे एग्जांपल में आपको यहीं पर समझाएंगे। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस तरह का एक नॉर्मल कर्व बनता है। इसमें ये जो बीच में लाइन है ये एग्जैक्ट x बार होती है, मतलब ये होता है हमारा क्रिटिकल पाथ। इस लाइन के
लेफ्ट साइड में 0.5 का एरिया होता है, राइट साइड में 0.5 का एरिया होता है, और ये पूरा टोटल एरिया जो होता है वो 1 का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एरिया फाइंड करना होता है। नाउ सपोज करते हैं कि इफ क्रिटिकल पाथ दैट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 23 वीक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट इन 27 वीक्स। तो इस फॉर्मूले में x क्या होगा, x बार क्या होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो यही होगा जो क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यहाँ पर x उसने पूछा है और x बार पूछा है, तो जो वो बता रहा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वो x बार होगा, और जो x है वो होगा 27। तो x जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 27 वीक्स में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो x इज 27, और वो कह रहा है कि क्रिटिकल पाथ जो है आपका वो 23 है, तो x बार हो गया 23। नाउ जब भी हम ये फॉर्मूला लगाकर z कैलकुलेट करेंगे, जब ये फॉर्मूला लगाकर z कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इस टेबल में देखेंगे। अब इस टेबल में क्या है, इस टेबल के अंदर आपको दो तरह से दिख रहा है, एक तो इस तरफ वैल्यूज है और एक इस तरफ वैल्यूज है। तो इन दोनों तरफ की वैल्यूज में जैसे हम लॉग टेबल देखते हैं, तो जैसे कि वो कहता है कि 0.2 की वैल्यू, तो 0.2 का है, ये रहा 0.2, तो 0.2 के सामने कितनी वैल्यू है, तो ये 0.2 की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपका z 0.2 आता है तो ये वैल्यू हो गई। जैसे वो कहता है कि आपका जो आया 1.65, जब आपने z का फॉर्मूला लगाया x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन, और उसका आंसर आया 1.65, तो अब 1.65 के लिए हमें क्या करना होगा, 1.6 ये रहा और 0.65 था, है ना, तो 0.05 ढूंढेंगे, ये रहा 0.05, यहां से चलेंगे ये, और इधर से आएंगे ये, तो जहां ये दोनों वैल्यूज आके एरो आके मिलेंगे वो उसकी वैल्यू होगी, और वो हमारा उसका एरिया होगा, और जिसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा है, हमें पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो किसी भी पार्ट के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा, नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा, वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करनी होगी, और जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है कि द टाइम टेबल गिवन बिलो, सॉरी द टेबल गिवन बिलो गिव्स द डिफरेंट टाइम्स एस्टिमेट फॉर एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 2 to 6, 4 to 5, 4 to 6, 5 to 7 and 6 to 7, and here 3 times are given TO, TM and TP, और यहाँ पर हमें चार चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहला नेटवर्क डायग्राम, फिर कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, फिर फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, और फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड इन 23 और 29 वीक्स, पहले 23 फिर 29। तो ये चार चीजें। तो सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। तो अब हमें एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, टीओ, टीओ मतलब ये रहा टीओ, टीएम और टीपी, टीएम ये रहा टीएम, तो टीओ प्लस 4 टीएम, 4 into 5, tm is 5 plus tp, tp is 13 डिवाइड बाय 6, तो उसकी वैल्यू आएगी 6। सेम इसके लिए to1, tm2, tp15, इन तीनों को जब अपन फॉर्मूले में रख देंगे तो वैल्यू आएगी 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 2, तो 4 into 2 is 8 plus 1 plus 15, it is 24, and when 24 is divided by 6 it is 4. Same, in same way for 2 to 4, TO is 6, TM is 7 and TP is 8. So 4 into 7, 4 into 7 is 28 plus 6 plus 8 divided by 6, it is 7. So value is 7. 2, 4 into 5, 20, 20 plus 2 plus 14, it is 36, 36 divided by 6, it is 6. In the same way, continue with this, TO4 plus 4 into 6 plus 8 divided by 6, so 4 into 6, 24, 24 plus 4 plus
8, it is 36, divide by 6, it is 36. So in this way we calculate E for the all activities. Now we calculate variance for all activity. तो variance calculate करने के लिए TP minus TO upon 6 का whole square. तो first के लिए TP is 13, TO is 3, तो 13 minus 3 upon 6, it is 1.666 और उसका स्क्वायर करते हैं तो 2.77. Same for 1 to 3 activity, TP is 15, 15, TO is 1, 15 minus 1, 14, 14 upon 6 का whole square, it is 5.44. Next 2 से 4 activity के लिए TP is 8, 8 minus 6, 2, 2 upon 6, 1.33, इसका whole square करते हैं 0.11. In this way we calculate all the variance for the all activities, variance of all activities. 8 minus 4, 13 minus 5 upon 6 का whole square, 3 minus 1 upon 6 का whole square, 7 minus 1 upon 6 का whole square. Now it is all the expected time and variance. Now we make the network diagram. For network diagram, this is the question. 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4. ये नेटवर्क डायग्राम बनाने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कि इसकी डिजाइन अलग हो सकती है बट हमें रूल्स को फॉलो करना है. तो 1 to 2, then 1 to 3, then we need 2 to 4. So 2 to 4. अब ये 2 to 4 में 2 पे एरो ऊपर क्यों ले गए? क्योंकि हमें पता है कि 2 से आगे एक्टिविटी और देखिए 2 से 6 निकलने वाली है और 3 से 4 भी हमें ऐड करना है. तो हम पहले 3 से 4 ऐड कर देंगे, 2 से 6 कर लेंगे, पर 4 से 6 ऐड करना है लेकिन उससे पहले 4 से 5, तो 4 से 5 कर देंगे, 4 से 6 ऐड होगा और फिर 5 to 7 and 6 to 7. नाउ जब डायग्राम बन जाएगा तो हम इसमें अपना एक्सपेक्टेड टाइम डालेंगे. ये याद ध्यान रखना है कि जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड करते हैं तो जो टाइम गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर वही हम यूज लेते हैं, जबकि जब पर्ट का क्वेश्चन होता है, जब हम पर्ट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक कर रहे होते हैं, तो हमेशा ये एक्सपेक्टेड टाइम यूज होता है जो हमने कैलकुलेट किया है. तो 1 to 2 के लिए 6, 1 to 3 के लिए 4, 2 to 4 के लिए 7, 3 to 4 के लिए 6, 2 to 6 के लिए 5, 4 to 5 के लिए 6, 4 to 6 के लिए 9, 5 to 7 के लिए 2 और 6 to 7 के लिए 4. So it is the durations we have written. Now we calculate the expected duration and the variance of critical path. एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना, और आपको पता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होता है? द क्रिटिकल पाथ. जो क्रिटिकल पाथ होता है वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ई एंड एल. तो ई मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट, एल मतलब लेटेस्ट फिनिश. ई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट चलते हैं और ऐड करते जाएंगे ड्यूरेशंस को. कैसे देखते हैं? सबसे पहले E1 की स्टार्टिंग होगी 0, E2 तो 1 to 2, 1 से 2 आने में 6 वीक्स लगते हैं तो E2 हो गया 6. E3 1 से 3 आने में हमें 4 दिन लगते हैं तो E3 हो गया हमारा 4. अब यहां ध्यान देना है क्योंकि 4 जो है और ये सीक्वेंस वाइज चलना है, सीरियल वाइज चलना है, 1 2 3 4 जंप नहीं करना है. अब यहाँ पर जब हम E4 कैलकुलेट करते हैं तो अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक एरो आ रहा है 2 से और एक एरो आ रहा है 3 से. तो जब हम 3 से आते हैं तो जब 2 से आते हैं तो 6 + 7 13 होता है. 6 मतलब E2 है 6 और 2 से 4 जाने में 7 वीक्स लगते हैं तो टोटल कितना हो गया? 6 + 7 13. और जब 3 से आते हैं तो E3 कितना है हमारा? 4 और 3 से 4 जाने में हमें ड्यूरेशन कितना लगेगा? 6 वीक्स. तो 4 + 6 10 हो गया. अब इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो हम लेंगे. तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है, ग्रेटर कितना है? 13. देयरफॉर E4 जो होगा वो 13 होगा. नाउ E5 तो सिंपल 4 से ही आ रहा है तो E4 है 13, 13 + 6 19. अब देखिए वापस 6 पर जब हम E6 कैलकुलेट करेंगे तो एक एरो आ रहा है 4 से और एक एक्टिविटी आ रही है 2 से. जब हम 2 से आते हैं तो 6 E2 है 6 और 2 से 6 का ड्यूरेशन है 5 तो 6 + 5 11
और जब 4 से आते हैं तो E4 है 13, 13 और 9 22, तो इन दोनों में से ग्रेटर है 22, तो E6 हो गया 22। नाउ अगेन यहाँ पर 7 जब हम कैलकुलेट करेंगे E7, तो एक तो आएगा 6 से और एक आएगा 5 से, तो जब 5 से आएगा तो E5 इज 19, 19 प्लस 2 वो होगा 21, और जब 6 से आएंगे तो 22 प्लस 4, 22 प्लस 4 26, और जब 5 से आएंगे तो 19 प्लस 2 21, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 26, तो E7 इज इक्वल्स टू 26। नाउ जब हमें L कैलकुलेट करना होगा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ L हम राइट से लेफ्ट जाएंगे और डिडक्ट सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे, जितना लास्ट वाला E होगा उतना ही लास्ट वाला L होगा। तो E7 26 है तो L7 भी कितना होगा 26 होगा। L6 22, क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है तो वापस भी सीरियल वाइज ही चलना है, 7 6 5 4 3 2 1, जैसे आए थे 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही वापस उल्टा चलेंगे अपन। तो 26 माइनस 4 किया तो 22 हो गया। जब 5 पे आएंगे तो 26 माइनस 2 करेंगे तो 24। 2 कौन सा जी, 5 से 7 जो ड्यूरेशन है, 5 से 7 आने में 2 दिन लगते हैं, तो 26 माइनस 2 24। 5 से हम आएंगे 4 पे, जब 5 से हम 4 पे आ रहे हैं तब आप देखेंगे कि दो एक्टिविटीज से आ रहा है, तो जब दो एक्टिविटीज होता है तो जब L कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो मिनिमम होगा उसे हम लेंगे। 5 से भी आ रहा है 6 से भी आ रहा है, जब 5 से 6 से आता है तो 22 माइनस 9, L6 इज 22, और 6 से 4 का जो 4 से 6 का ड्यूरेशन है वो 9 है, तो 22 माइनस 9 इट इज 13, और जब 5 से आता है तो L5 है 24, 24 और 4 to 5 का ड्यूरेशन है 6, तो 24 माइनस 6 इट इज 18। तो इन दोनों में से कम कौन सा, इन दोनों में से मिनिमम है 13, इसलिए L4 कितना होगा 13 होगा। नाउ 4 के बाद 3, सेम 3, तो एक ही सिंगल ही एरो आ रहा है, तो L4 है हमारा 13, 13 माइनस 6 7 2, L2 निकालने के लिए वो किससी एक्टिविटी आ रही है 6 से आ रही है एक्टिविटी, जब 6 से एक्टिविटी आ रही है तो 22 माइनस 5, 22 माइनस 5, एक तो आ रही है 6 से और एक आ रही है हमारे 4 से, तो जब 6 से आती है तो 22 माइनस 5 वो होता है 17, और एक आ रहा है 4 से, तो 4 से आता है तो 13 माइनस 7 होता है 6, तो छोटा कौन सा हुआ, मिनिमम कौन सा हुआ 6, और फिर 1 दोनों तरफ से आ रहा है, 3 से भी आ रहा है 2 से आ रहा है, तो 6 माइनस 6, L2 6 है और इसका ड्यूरेशन 6 है, तो 6 माइनस 6 0, और L3 है 7, 7 माइनस 4 3, तो दोनों में से कम हुआ 0, तो L1 हो गया 0। तो इस तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। तो सबसे पहला पाथ तो हुआ हमारा 1 से 7 जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, तो 1 से 7 जाने का रास्ता है 1 to 2, फिर 2 to 6 और फिर 6 to 7, इसमें 15 वीक्स लगते हैं। दूसरा है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 7, इसमें जाने में 26 डेज लगते हैं। फिर 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7, इसमें 21 डेज लगते हैं। फिर 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 7, उसमें 18 डेज लगते हैं। 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 7 में 23 डेज लगते हैं। इन सब में जो हाईएस्ट है वो है 26 डेज। तो ये हमारा हुआ क्रिटिकल पाथ। सो द क्रिटिकल पाथ इज 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। Now we calculate variance of critical path. So critical path is 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 and 6 to 7, and its duration is 26 weeks. अब वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा क्रिटिकल पाथ का अंडर रूट सम ऑफ वेरिएंसेस ऑफ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ। ये सारे हमने वेरिएंस निकाल रखे हैं हर एक्टिविटी का, और ये टेबल है। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी 1 to 2, उसका वेरिएंस है 2.77, तो ये 2.77, इट इज 2.77। फिर हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 2 to 4 क्रिटिकल पाथ के अंदर, उसका वेरिएंस है 0.111, 1.111। फिर 4 to 6 एक्टिविटी है, उसका वेरिएंस है 1.77। फिर नेक्स्ट हमारी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है 6 to 7, उसका वेरिएंस है 1। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.65। इस फॉर्मूले में रखते हैं, सम 5.65 है
और जब इसका अंडर रूट किया तो 2.37 हमारा आ गया वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। नाउ probability that the project will complete in 23 or 29 weeks, तो completed in 29 weeks, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये नॉर्मल कर्व यूज लेंगे। जब नॉर्मल कर्व, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल कर्व कैसे यूज लिया जाएगा, तो नॉर्मल एरिया z इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार हमारा 26 है, x23, अब ये x23 जो होगा वो इस लाइन पे आ रहा है, मतलब 23 इस साइड होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 2.37। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.26, मतलब इस फॉर्मूले में 23 माइनस 26 अपॉन 2.37, 2.37 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ अभी हमने निकाला था, और z इक्वल्स टू 1.26, ये हमारा वैल्यू आई है z की। इन सेम वे कंप्लीटेड इन 29 वीक्स, अगर 29 वीक्स में कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका, 29 इस साइड होगा इस बार, क्योंकि 26 से ज्यादा है 29, तो वो आएगा राइट साइड में। सेम फॉर्मूला लगाएंगे और z की वैल्यू आ जाएगी 1.26। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसे हम एरिया टेबल में देखेंगे। नाउ वी सी एरिया फॉर 1.26 इन, ये एरिया टेबल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। अब इसमें हमको वैल्यू देखनी है, किसकी वैल्यू देखनी है, हमें 1.26 की वैल्यू देखनी है। तो 1.26 की वैल्यू देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, पहले तो 1.2 और 0.06, तो ये बन जाएगा हमारा 1.26। तो देखते हैं इसमें 1.2 का है ये रहा, और 0.06 का है ये रहा। अब 1.2 से जो वैल्यू आती है वो आती है 0.3962 पे, और 0.06 से जो आती है वो भी 0.3962 पे आती है। तो 0.3962 हमारी क्या हो गया है, एरिया हो गया है, किसके लिए, 1.2 के लिए। नाउ ये एरिया हमारा हो गया 1.26 के लिए 0.3962। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फॉर 1.26 इज 0.3962। सेम हियर, इसके लिए भी यही होगा 0.3962, 0.3962। आगे चलते हैं। जब हमें पता है कि एरिया अंडर नॉर्मल कर्व फॉर 1.26 इज 0.392 है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि भाई ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने पूछी है कि 23 वीक्स में कितनी होती है। तो हमें यहाँ तक आना है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें चाहिए सिर्फ ये वाली, जो ये एरो दिख रहा है आपको, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें। यहां से यहां तक वैल्यू चाहिए, सिर्फ यहां तक वैल्यू नहीं चाहिए हमें, 26 तक नहीं चाहिए हमें, सिर्फ कहां तक चाहिए, 23 तक ही हमें वो वैल्यू चाहिए। तो अब 23 तक कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान से समझे, 0 से लेके यहां से लेके यहां तक 26 तक की वैल्यू आपको पता है कि वो कितनी होती है, वो होती है 0.5, वो होती है हमारी 0.5 वैल्यू होती है। जबकि हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये रही 0.3962। तो जब यहां से लेके यहां तक ये है 0.5 और ये है हमारा 0.3962, तो अगर मैं 0.5 में से 0.3962 माइनस कर दूंगा तो पीछे ये वाला एरिया बचेगा। देखते हैं कैसे। Area up to 26 is 0.5. Area between 23 and 26 is 0.3962. So therefore area up to 23 is 0.5. ये पूरा 0.5 है, तो 0.5 में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं, ये वाला सारा एरिया अगर मैं माइनस करता हूं, तो पीछे कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला ही तो एरिया बचेगा, तो वो होगा 0.1038। तो 1.1038 will be probability। उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में, तो इनटू 100 कर देंगे तो 10.38 हो जाएगा। इन सेम वे इधर हमें क्या कैलकुलेट करना है, 29 तक करना है, मतलब ज्यादा करना है अब हमें तो क्या करना है, सेम एरिया अप टू 26 इज 0.5, यहां से लेके यहां तक ये 0.5 है,
और इस बार हमें यहां तक चलना है, मतलब ये एडिशनल है आगे वाला पार्ट, तो ये जो भी एरिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। area between 26 and 29 is this 0.3962, so therefore area for 29, अब हमें आगे जाना था तो हमने प्लस कर दिया तो 0.8962, so probability for completing project in 29 weeks is 0.8962 or 89.62। होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।